नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आज दो ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत ही बुरा किया है आरजेडी के साथ में, कांग्रेस के साथ में। एक ने कहा कि बीजेपी की 200 सीटें आएंगी और दूसरे ने कहा कि आरजेडी की 25 सीटें आएंगी। तो दोनों को मैं इस समय आमने सामने लाया हूँ और दोनों से मैं ये कैफियत तलब करूँगा कि भाई आप लोगों ने इस तरह का इंटरफेरेंस इलेक्शन में क्यों किया। तो आइए चलते हैं अनुपम मिश्रा जी और बाबा रामदास जी। तो बाबा रामदास जी जो हैं वो कह रहे थे कि साहब की 200 सीटें आएंगी और अनुपम जी कह रहे थे कि आरजेडी की 25 सीटें आएंगी। तो अब ये जो है वो मैं पता करूँगा कि साहब कि इन लोगों ने तुक्का मारा था कि कोई विश्लेषण किया था या कोई इनके पास कोई ज्ञानेश कुमार से डायरेक्ट लाइन थी, क्योंकि परिणामों के परिणाम अब आने लगे। कल चुनाव परिणाम आए थे, आज उन परिणामों के परिणाम आ रहे हैं। तो आरंभ करने से पूर्व हमारी धर्मापणा मर्चेंडाइज शॉप जो है उस पे जाएं अवश्य और उन पर वहाँ जाकर आपको विंटर लाइन्स भी मिलेंगी, इस तरह जो आप देख रहे हैं ये हुडीज मिलेंगी और आपको ओपन जैकेट्स भी मिलेंगी। छोटे कुर्ते, बड़े कुर्ते, टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स सब वहाँ उपलब्ध है। तो बाबा जी सबसे पहले आपसे, तो आप कृपया बताएं कि ये आप कहाँ से लाए थे ये 200 सीट वाला मामला। आपको पता है कि परिवार में फूट पड़ गई है। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैं पॉलिटिक्स भी छोड़ रही हूँ और मेरे जो परिवार को है उसको भी डिसोन कर रही हूँ। परिवार को ही त्याग दिया उन्होंने। जी सर, परिवार पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर सर जहां तक मेरे एनालिसिस की बात है, मैं आपको सही बताऊं, मैंने अपना एनालिसिस जो स्टार्ट किया वो सर 2020 के डाटा को सामने रख लिया पहले, और वहां पे मैंने देखा कि पहली बात तो आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें कहां से आई हैं। तो सर सीटें आई थी ये गया, शाहबाद, ये जिसे मगध और शाहबाद वाला जो मंडल कहते हैं ना, जिला गया, कैमूर, सासाराम, इस टाइप के ये जो यूपी से लगते हुए जो जिले हैं, सबसे ज्यादा इनको पॉलिटिकल गेन हुआ था यहां से। दूसरा एक चीज सबसे बड़ी बात थी कि 30 सीटें अपने आरजेडी एंड महागठबंधन को चिराग पासवान की वजह से मिली थी 2020 में। उसके बाद सर वहां से हमने जब स्टडी करना शुरू किया तो हमने देखा कि भाई सीधे सीधे 6 से 7% का नुकसान तो गठबंधन को यहां से हो रहा है। उसके बाद आप देखें, फिर हमने जब बिहार की यात्रा की तो आधी यात्रा जब कंप्लीट हो गई तो नन्हे पहलवान ने कहा कि हमें उस एरिया में जाना चाहिए जहां से सबसे ज्यादा सीटें जीती है। मैंने कहा यस करेक्ट। फिर सर हम 5 दिन गया, सासाराम, कैमूर, भभुआ, ये वाला पूरा एरिया घूमे, बक्सर, आरा। तो सर यहां हमने देखा कि बहुत जबरदस्त लहर है प्रो बीजेपी, प्रो नीतीश, और एंटी इनकम्बेंसी है तेजस्वी के खिलाफ। मैंने कहा बताओ तो विपक्षी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, आपको याद होगा मेरी आपकी बात हुई थी। तो सर ये इसको देखने के बाद मैंने बाद में बाकी सारे जातीय समीकरण जब बिठाए तो सर एक ना कोई घंटी बजा रहा है बार बार। मैं सॉरी प्लीज, मैं आज घर में अकेला हूं, तब तक आप प्लीज अनुपम जी से, मुझे वो घंटी 3 बार बज गई। सॉरी प्लीज, सॉरी जी अनुपम जी, तो आपने कह दिया कि साहब 25 से कमाएंगे, तेजस्वी को छोड़नी पड़ेगी अपनी राजनीति और पता नहीं क्या क्या, और तेजस्वी के परिवार में फूट डलवा दी आपने। परिवार में तो आज फूट पड़ गई। हम लोगों ने देखा कि रोहिणी यादव ने परिवार को डिसओन कर दिया। द वर्ड शी यूज्ड इज आई डिसओन माय फैमिली। तो लालू यादव को भी इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है साहब। भाइयों में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, और एकदम परिवार छिन्न भिन्न। लड़के का कैरियर पहले से दांव पे लगा था, बताइए वो सबसे नीचे पहुंच गया। देखिए मैंने जो बात कही थी बेसिकली
मैं कह रहा था कि बार बार तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी पराजय की तरफ अग्रसर है। उसके कई कारण थे। पहली बात तो तेजस्वी यादव का जो एरोगेंस था, मतलब जब लालू यादव हुआ करते थे तो लालू यादव के साथ एक उनकी सेकेंड लाइन होती थी बड़े वरिष्ठ नेताओं की। तेजस्वी के पास कोई नहीं। जैसे अखिलेश, अच्छा मैं इसको यूपी के लिहाज से देख रहा था, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने अपनी एक वो जिसे कहना चाहिए नवरत्न बना रखे थे, बड़े यंग लड़के जिन्होंने कभी पार्षदी का चुनाव नहीं जीता और उन्हीं के सहारे वो चल रहे थे। वही काम तेजस्वी कर रहे थे। दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश में बड़े समय तक एक बात कही जाती थी, भाई देखिए जब वो पहला चुनाव हुआ था सपा बसपा का, जब 177 सीटें आई थी तो 177 सीटें आई थी, बहुमत तब भी नहीं आया था, लेकिन नारा क्या दिया गया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उसके बाद वो कभी कॉम्बिनेशन हुआ नहीं, गेस्ट हाउस कांड हो गया। तो गेस्ट हाउस कांड के बाद हमेशा इस तरह की बात होती है कि साहब जिस दिन सपा बसपा एक हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में किसी की जगह ही नहीं बचेगी। उसको मैथमेटिकली जोड़ा जाता था दोनों के वोट बैंक। अच्छा ये बात समय के साथ कई बार साबित हो चुकी है कि पॉलिटिक्स में जो वोट होता है वो अरिथमेटिकली नहीं जुड़ता है, उसकी एक केमिस्ट्री होती है। इट्स नॉट अरिथमेटिक, इट इज केमिस्ट्री। 2019 में सपा बसपा एक साथ आए, महागठबंधन हुआ और समाजवादी पार्टी केवल 5 सीटों तक सिमट गई। कारण ये था कि सपा को दलितों ने वोट नहीं दिया, सपा को यादव छोड़ के बाकी ओबीसीज ने वोट नहीं दिया। हुआ क्या है कि पिछले 35 साल में, बात तेजस्वी यादव की नहीं है, बात अखिलेश यादव की भी नहीं, मैं उत्तर प्रदेश बिहार दोनों के लिहाज से बता रहा हूं कि 35 सालों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल मुख्यतः यादवों की पार्टी बनकर रह गई है। मेरे पास एक मुस्लिम विधायक आते थे समाजवादी पार्टी से, अब तो उन्होंने सपा छोड़ दिया। वो मुझसे कहते थे कि साहब मैं जब विधायक हो गया तो मैंने देखा कि गांव-गांव मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव-गांव झगड़ा किसमें हो रहा है, यादव और मुसलमानों में। यादव कहते हैं कि हमारी सरकार है और मुस्लिम कहते हैं कि हमने बनवाई है। अब आप देखें इसको, इस तरह का एक झगड़ा होता रहता है ठीक से। तो एक मुख्यतः ये दोनों पार्टियां यादवों की पार्टी होकर रह गई, तो जो बाकी नॉन यादव ओबीसी था उसने भी पार्टी को छोड़ा और दलित तो बहुत ज्यादा घबरा गए। इसको मोटा सा आप देख लें कि जो SC ST मुकदमे जितने होते हैं, जितने SC ST मुकदमे होते हैं तो 100 में से 60-65 यादवों के खिलाफ होते हैं। तो वो जो जमीन पे केमिस्ट्री नहीं मिल रही थी। अभी भी देखे बिहार में मैं देख रहा था इस तरह के वीडियोस आ रहे थे जहां पे दलित समुदाय इस बात की शिकायत कर रहा था कि यादव हमको वोट नहीं डालने दे रहे। तो जमीन पे वो केमिस्ट्री नहीं मिल रही थी। जिस तरह समाजवादी पार्टी के साथ 2019 में हुआ, वही चीज राष्ट्रीय जनता दल के साथ वहां हुआ। तीसरी और आखिरी बात, जो ये गौरव बराम वाला केस हुआ उसने बहुत गड़बड़ा दिया। कहा जाता था कि भाई 3 फैक्टर हैं इस चुनाव में, मुस्लिम, महिला और मल्लाह। तो महिला पहले से डरी हुई थी राष्ट्रीय जनता दल से। मुसलमान को आपने जब सहनी को डिप्टी सीएम की बात कही तो वो दरी बिछाने वाली बात आ गई कि 2.5% वाले को डिप्टी सीएम और 16% और 17% वाले दरी बिछा रहे हैं। और तीसरा गौरव बराम में बड़ा गड़बड़ हुआ। उसमें ये हुआ कि आपने टिकट देकर विड्रॉ कर लिया, अब उसमें मुसलमान भी नाराज हो गया और मल्लाह भी नाराज हो गया। और पूरे स्टेट में देखिए क्या मैसेज गया कि वीआईपी का एक भी कैंडिडेट नहीं जीता, बल्कि वीआईपी के जितने कैंडिडेट हारे कोई भी 50,000 से कम के मार्जिन का नहीं हारा। और मुकेश सहनी के सगे भाई और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुल मिलाकर क्या 300-400 वोट मिले। आप सोचिए, ये तमाम पहलू बता रहे थे कि साहब जमीन पर बात नहीं बनने वाली। कांग्रेस का वैसे भी कोई वहां पे आधार नहीं है। तो आप यू वर स्टक विद दैट यादव वोट। आप देखिए मुस्लिम वोट में भी आपको सीमांचल में कितनी जबरदस्त शिकस्त दी है ओवैसी ने, कहीं पे आप, हाँ ओवैसी ने दी है। जहां आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड ने आपके खिलाफ अपना मुस्लिम कैंडिडेट जिता लिया साहब। यानी जब मुस्लिम कैंडिडेट्स की टक्कर हुई तो नीतीश कुमार के मुस्लिम कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिल गया। दैट शोज कि आपका तो अब ये बड़ी बात निकली है संजय सर, तो दूर तक जाएगी। ये मुसलमानों का एक नया ट्रेंड नजर आया है जहां पे उनका मतलब राष्ट्रीय जनता दल से मोहभंग नजर आ रहा है। और इसी की वजह से अखिलेश यादव इतना परेशान है। उन्हें मालूम है कि 2 बातें उन्हें परेशान कर रही हैं। ये तो एक तो मुसलमानों का ट्रेंड, और दूसरे उनको लग रहा है कि 14% यादव माई कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए तो उत्तर प्रदेश में 6% यादव कैसे बनाएंगे। 6 नहीं है साहब, 8 हैं। आप क्यों उनके साथ जाती करते हैं?
अच्छा ठीक है, वैसे और तो दूसरी 14 भी बात, नहीं है, आपने वैसे तो 14 भी नहीं, वैसे तो 14 14 भी भी नहीं नहीं है, है। 14 भी नहीं है, 12 है। हाँ, देखिए, अखिलेश यादव को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। उन्होंने पीडीए सेंटिनल्स लगा दिए और उन्होंने कहा है कि ये परिणाम जो है एसआईआर की वजह से आया है, लेकिन अखिलेश जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में इस तरह का एसआईआर नहीं होने देंगे। बाबा जी, आपकी जी बात सर। अधूरी रह गई थी। सर आपको याद होगा जब हम कुंदरकी गए थे तो मैंने कुंदरकी से सीधे सबसे पहले आपको फोन किया था, याद है ना कुंदरकी? क्योंकि सर बच्चा बच्चा वहां की कहानी कह रहा था। मैंने कहा यार इसके बावजूद अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो अब क्या कहें। सर आप बिहार में जाइए, 15 दिन 14 दिन बिहार रहा हूं, मैंने तो सीधे सीधे ये मेरे तो सीधे सवाल होते थे, जो भी आम आदमी मिलता था, एक तो मैं कॉमन मैन, कोई भैंस चारा आ रहा उससे जरूर पूछता था कौन बिरादर हो भैया, उसके बाद वोट किसको दोगे, पिछली बार किसको दिया था, सिंपल 4 सवाल पूछ लीजिए सर, आपको हवा पता लग जाती है। पूरे 15 दिनों की यात्रा में 100-150 लोगों से मिल लीजिए, अलग अलग वर्गों से मिल लीजिए, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। आपको 25,000 का सैंपल करने की जरूरत ही नहीं है सर्वे करने की। सर सीधी सी बात है, आपने कहा ना अरिथमेटिक्स ही टोटल ही नहीं बैठ रहा था। मैंने कहा यार एक आदमी सिर्फ माई कॉम्बिनेशन मैम वाई की राजनीति कर रहा है, एक तरफ 80% से ज्यादा वोट है, उनकी राजनीति कर रहे हैं मोदी और नीतीश बाबू, कैसे आप मुकाबला कर लेंगे। तीसरी एक बात और बताऊं सर, आपने कहा ना इतने परसेंट यादव हैं, सर वो अनुपम भैया ने एकदम सही बात कही है सर, 6% यदमुल्ले हैं, बाकी 2% यादव हैं यूपी में। अच्छा। हाँ जी, बिहार में भी सर 10% यदमुल्ले हैं, 2% यादव हैं। तो यादव तो इनको वोट देता ही नहीं, यदमुल्ले देते हैं। सर इस बार यादवों की संख्या बढ़ गई है यूपी में भी और बिहार में भी। सर यूथ ने, मैं आपको आज दावे से कह सकता हूं, अभी तो डाटा आने दीजिए, एनालिसिस होने दीजिए, आप देखेंगे ना मुसलमानों ने वोट दिया ना युवा यादवों ने वोट दिया। सर युवा यादवों ने वो न तो जन सुराज के चक्कर में फंसे, न तेजस्वी का 3.25 करोड़ रोजगार, वो 30,000 जीविका दीदियों को दे देंगे, हाई उसको दे देंगे, रेवड़ियां जो बांटने की बात कर रहे थे। सर युवा आज का इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, एक एक चीज को जानता है, 1 मिनट में फैक्ट चेक करता है। अब आज के युवा को आप 3.25 करोड़ नौकरियों का झांसा देके वोट नहीं ले सकते। तो सर अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपके साथ भी बीसीओ वीडियो बनाए इस विषय पे। मैंने एक बात कही थी कि जी भाजपा अपना चुनाव अभियान 130-40 से तो शुरू करेगी, अब अगर ये 150 का लेवल ब्रीच कर गई तो फिर ये कहां जाके रुकेगी इसका कोई अंदाजा नहीं। दूसरी एक चीज, सभी सर्वे एक बात कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, 1 से 1.5% वोट का मार्जिन है। सर जब हम घूम रहे थे तो हमने देखा कि यार हमें तो 6 से 8 से 10% का अंतर लग रहा है वोट शेयर में। बातचीत लोगों के जब हम संख्या पूरा गणित अरिथमेटिक्स बिठाते थे, तो मैंने कहा अगर वाकई 8 से 10% का दोनों पार्टियों में वोट शेयर में मार्जिन है, तो मैंने कहा भैया 10%, 8%, इवन 6% का वोट शेयर भी 100 सीटों का असर डाल देता है। तो मैंने कहा कि ये तो 150 से ऊपर जा रही है सीटें, और 150 से कितनी ऊपर जाएंगी इसकी एक्चुअल पोल खुली जिस दिन सारा एक्चुअल वोटिंग पैटर्न का डाटा आया, वोट शेयर कितना है, तो पहले दिन 65, अगले दिन 68-69। तो मैंने कहा यदि अगले दिन 68-69 टोटल मिला के 67-68% वोटिंग हो गई, तो मैंने कहा भैया ये तो, आपको याद होगा जब मैंने एग्जिट पोल दिया है, मैंने अपनी फेसबुक वॉल पे लिखा है, आज भी लिखा हुआ है, 180 से 207 सीट
और गठबंधन को 40 से 60 सीट। ये मैंने अपना फिगर दिया था एग्जिट पोल वाले दिन, मेरी फेसबुक वॉल पे आज भी टिका हुआ है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजा था। क्योंकि अच्छा सर, ये इसमें कोई सेफोलॉजी का ज्ञान नहीं चाहिए। बिहार के बच्चे को ये रिजल्ट दिखाई दे रहा था, मुसलमानों का वोट नहीं पड़ रहा, ये पता लग गया था। औरतों ने बम्पर वोटिंग की है सर। अच्छा, मेरी महिलाओं के बहुत सारे ग्रुप से बात होती थी, तो एक व्यक्ति है, उनकी पत्नी और बेटी दोनों जीविका दीदी हैं। उन्होंने बताया सर, जीविका दीदीज की हर हफ्ते मीटिंग होती है जिसमें 400 औरतें शामिल होती हैं। इस बार का पूरा कैंपेन, नीतीश का प्रचार महिलाएं कर रही थी और विस्पर कैंपेन चला, एकदम एक दूसरे से कान में बतिया के कि वोट सिर्फ नीतीश को और मोदी जी को देना है। तो ये रिजल्ट आना ही था। कोई भी ईमानदारी से एनालिसिस करेगा तो यही रिजल्ट देगा। जी जी, एक मैंने ये पूछा था ना कि साहब कि वो अखिलेश बाबू का रिएक्शन आ गया, आपने देख लिया होगा अनुपम जी, आप तो अखिलेश बाबू को उनका तो कल ही आ गया था, और कि आपने SIR की धांधली की है और यूपी में होने नहीं देंगे। देखिए एक बात और देखें, पीडीए सेंटिनल क्या होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये पीडीए सेंटिनल क्या होता है, एक बात, और दूसरी तरफ हमें देखने में आ रहा है कि इनका जो टोटल जो वोट डिफरेंस है वो 10.7% है। 10.7% में तो स्वीप होना ही होना था। देखिए 2022 में अखिलेश यादव ने एक नारा दिया था, और मैंने उसको सारे चैनल्स पे कहना शुरू किया कि आ रहे हैं अखिलेश, नारा नहीं धमकी प्रतीत हो रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह के वायरल वीडियोस आने लगे, इनके नेताओं की बदजुबानी आने लगी, इनके प्रवक्ताओं की बदजुबानी आने लगी, और फिर जो इनका कैडर जिस तरह के वीडियो बनाता है, एकदम आइडेंटिकल रिप्ले वहां पे हो रहा था, एकदम बिहार में वही हो रहा था। तो बात को समझें, इन्हें अपना कैडर इनके कंट्रोल में नहीं, प्रवक्ता इन्होंने ऐसे बनाए हैं जो गाली से नीचे बात नहीं करते हैं। आप देखें कि बिहार में वो प्रियंका भारती और वो कौन यादव, एक लड़के, क्या नाम है, और कंचना यादव, कंचना, अनारकली। अब वो उन्होंने किस तरह की, किस भाषा में, आपको याद होगा सुधांशु त्रिवेदी से कैसे कह रही थी, तुम्हारी जात की गर्मी निकाल दूंगा। इज दैट द वे टू टॉक? हाँ, आइडेंटिकल यही चीज हमारे उत्तर प्रदेश में। ऐसे ऐसे प्रवक्ता, वो मनोज यादव मेरे को बैठ के एकदम लाइव टीवी पे कह रहा, हमारी सरकार बनने दी है, तुम पे 200 मुकदमे जेल दूंगा। ऐसे ऐसे सोशल, इनका जो सोशल मीडिया IT सेल है वो तो इतना घातक है दोनों पार्टियों का। मेरे सामने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह बैठी हुई है, इन्होंने सोशल मीडिया हेड के जेल भिजवाया, वो क्या नाम था उसका, मनीष जगन अग्रवाल। तो जब पहली बार गिरफ्तारी इन्होंने कराई तो अखिलेश यादव उसको बचाने के लिए DGP ऑफिस चले गए, दूसरी बार इन्होंने इसको जेल भिजवाया। गंदे गंदे मैसेज, गाली गलौज। तो साहब आप लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं, महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं, बुजुर्गों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोनों ही जगह एकदम वो जो एक चीज नजर आ रही थी कि आ रहे हैं अखिलेश, नारा नहीं धमकी लग रहा था। उसी तरह आप बिहार में देखें किस तरह के वीडियोज आ रहे थे, क्या तेजस्वी भैया को आए दे तुरे दुपट्टे से कट्टा पोछा। ये कौन सी बात है भाई? ये कौन भला आदमी चाहेगा कि ऐसी सरकार लाए जहां पे उनके घर की मां बहनों के दुपट्टे से कट्टा पहुंचा जाए? आप बताएं किस। लेकिन दिक्कत ये है, जो बात समझ नहीं पाए, ये लोग समझ नहीं पाए तेजस्वी यादव, कि लालू यादव का वो दौर खत्म हो गया जहां पे लाठी घुमावन और तेल पिलावन रैली होती थी। वो दौर खत्म हो गया। वो अभी भी उसी दौर में जी रहे। लालू यादव की भी वो रैली इसलिए हुई थी, वो दौर इसलिए चला था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। और आप बताइए, मीडिया के एक वर्ग ने लालू यादव को हीरो बना रखा था। एक बार सोशल मीडिया आ गया तो ये सब तमाशे खत्म हो गए। आप देखिए, जबरदस्त खत्म हो गए। दूसरी बात चीज देखें, कल मैं ये बात लगातार, इनफैक्ट कल मैंने इसको लंबे चौड़े ट्वीट में भी कहा था, और मुझे खुशी है कि कल रात को प्रधानमंत्री ने भी इस बात को उठाया। मेरी याददाश्त में, संजय सर आपने इतने चुनाव कराए, हो सकता है आपको बेहतर याद हो, पर मेरी याददाश्त में मैंने वो चुनाव नहीं देखा इतना बड़ा जहां पे एक भी बूथ पे रिपोल ना हुआ, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ।
बिहार जैसे स्टेट में बिहार में चुनाव तो हुआ, कभी नहीं हुआ। हाँ, और बिहार जैसे स्टेट में चुनाव, अब छोटे मोटे स्टेट्स में हो जाता होगा साहब, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई चुनाव हुआ नहीं हुआ जिसमें कभी रिपोल ना हुआ। एक बूथ पे रिपोल नहीं हुआ, 68 लाख लोगों के नाम कट गए, एक आदमी वहां पे खड़ा नजर नहीं आया कि मेरा नाम कटा है, गलत कटा है, और एक गोली, एक डंडा, एक बम, कुछ नहीं चला, कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ। साहब मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि कोई मुस्लिम, कोई यादव सामने नहीं आया कह दे कि मेरा वोट कट गया। एक मुस्लिम नहीं आया कि साहब मुझे घुसपैठिया बता दिया गया, मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे बांग्लादेशी बता के मेरा वोट काट दिया गया। नॉट 1% टर्न्ड अप। और ये बात तो तभी साबित हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जाओ 15 आदमी ले आओ, 15 आदमी नहीं ला पाए, 5 लाए, वो भी फर्जी, उसकी अलग आपने डांट खाई। तो मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन हैज डन अ वंडरफुल जॉब। और एक बात और तय हो गई साहब कि अगर इलेक्शन कमीशन कायदे से अपना काम करेगा तो फिर नतीजे यही आएंगे। ममता भी समझ लें और अखिलेश भी समझ लें। और ये बात अखिलेश और ममता जान भी रहे हैं, इसीलिए वो भाजपा पे नहीं, इलेक्शन कमीशन पर ही प्रहार कर रहे हैं। वो तो मैं देखा, अभी मैंने एक पूरा मेल्ट डाउन कंपाइल किया था, और उस मेल्ट डाउन में लगभग 70% जो ट्वीट्स हैं वो ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध। तो अब वो ज्ञानेश कुमार को हीरो बना रहे हैं। तो बाबा रामदास जी से मैं पूछूंगा कि साहब ये वही पुरानी वाली बात हुई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सर एक बात बताऊं आपको, बीजेपी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया लोकसभा चुनाव में, पर तुरंत कोर्स करेक्शन किया। उन्होंने किसी को गाली अभियान नहीं चलाया और 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। तुरंत जो लूप होल्स थे, जहां जहां छेद थे, उनको बंद किया, जहां जहां दिक्कतें आई थी उनको बंद किया, संगठन के लेवल पे काम किया, और तुरंत अगले चुनाव में जुट गए। हरियाणा जीता, उसके बाद महाराष्ट्र जीता, उसके बाद दिल्ली जीता, और अब बिहार जीता। आज सोशल मीडिया पे ऐसे कम से कम 10 आर्टिकल्स फेसबुक पे मैंने पढ़े हैं जहां शानदार चुनाव प्रबंधन, जैसे अभी वो सर्वेश तिवारी श्रीमुख है, उनकी एक पोस्ट मैंने अभी शेयर की अपनी वॉल पे। वो बताते हैं कि एक सीट थी जिसपे कि राजपूत जो समाज था उनकी कुछ नाराजगी समझ में आ रही थी। तुरंत वहां रातों रात योगी जी की का रोड शो योगी जी का पूरा कर दिया गया। एक सीट थी जिसपे वैश्य समाज जो है वो कुछ नाराज था, रेखा गुप्ता का कार्यक्रम लग गया। पहली वाली सीट 31,000 से जीती है भाजपा, दूसरी वाली सीट 17,000 से जीती है। इसके अलावा 15 दिन तक वहां पे बैठे रहे अमित शाह जी, और एक एक व्यक्ति को बुला के पर्सनल बात करते रहे। सब जो लोग नाराज थे, जो भी थी, उनको समझाते रहे। सर माइक्रो मैनेजमेंट अगर सीखना है तो आप बीजेपी से सीखिए। और ये अभी चुनाव रिजल्ट पूरा नहीं आया और इन्होंने बलि के बकरे ढूंढने शुरू कर दिए, कुछ नहीं तो ज्ञानेश कुमार सही। अपनी गलतियां ये लोग सुधारेंगे नहीं, और दोष देंगे पब्लिक को, दोष देंगे एसआईआर को, दोष देंगे ज्ञानेश कुमार। तो ऐसे कैसे चलेगा सर? और मैं एक बात बताऊं, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा एक फैक्टर था वो था कि भाजपा पूरी तरह इनको याद दिलाने में कामयाब रही कि देखो अगर ये परिवार आया तो बिहार में भी जंगल राज लौट आएगा। ये मैसेज एकदम क्लियर कट पूरी बीजेपी और जदयू समझाने में कामयाब रही। सर यही सबसे बड़ा डर मैं आज बता रहा हूं आपको अखिलेश को है। अखिलेश के लिए 2 मैसेज हैं। MY कॉम्बिनेशन के बल पे राजनीति नहीं होगी, पहली बात। MY के सारे चुनाव लड़ोगे तो बीच नदी में डूब जाओगे। नंबर 2, जंगल राज तो तुम्हारा भी था और भाजपा अगले चुनाव में याद दिलाएगी यूपी की जनता को कि याद रखना सड़कें कैसी थी, याद रखना लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, याद रखना कैसे तुम्हारी जमीनों पे कब्जे होते थे, याद रखना कैसे 6 घंटे बिजली आती थी। और सर एक बात बताऊं आपको,
अखिलेश यादव अपने पिताजी के कुकर्मों का बैगेज लेके चल रहे हैं, तेजस्वी अपने पिताजी का लेके चल रहे थे। जब चुनाव बीत गया तो एक मीम चला है जिसमें लालू यादव की फोटो लगा के नीचे लिखा था, राज ऐसा करो कि एंटी इनकम्बेंसी इराज यादव तक जाए। इराज यादव माने तेजस्वी का बेटा। लालू और राबड़ी ऐसा राज कर गए हैं सर 15 साल कि वो कलंक इराज यादव भी नहीं धो पाएंगे। और जब तक ये तोरे दुपट्टा से कट्टा पहुंच लेब और आवे तो भैया का राज तो के घर से उठा लेब, इस प्रकार के गाने जो समाज गाएगा, वही बात है कि आ रहे हैं अखिलेश, जैसे धमकी हो गई थी ना, हैं आ रहे हैं अखिलेश, एक धमकी भरा नारा हो गया था सर, वही चीज हुई है। और एक चीज आपको बता दूं, ये अखिलेश को भी परेशान करेगा। बिहार के रिजल्ट से सबसे ज्यादा जो परेशान और डरा हुआ है वो अखिलेश यादव है। SIR होने दीजिए आप। ये कह रहे हैं ना SIR, सर ऐसे कहते बचकानी बातें कर रहे हैं। तो एक अनुपम जी, जो मेल्ट डाउन हो रहा है उसमें कुछ लोग जो हैं वो इस्लामोफोबिया को दोष दे रहे हैं कि साहब ये देश जो है पूरा कम्युनल हो गया, इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हो गया है। और इसलिए वो सीमांचल वाले लोगों ने इस्लामोफोबिया से ग्रस्त होके तेजस्वी के खिलाफ वोट दिया है। मैं उसी पर आ रहा था। एक मिनट में बताता हूँ आपको कि वो जो कुछ भी है वहाँ पे ऐसी 3-4 कम्युनिटीज हैं जो बहुत समय से सपोर्ट करती रही हैं आपके MIM को और असदुद्दीन ओवैसी को। एक वहाँ पे ये मुसलमानों की कम्युनिटीज़ हैं, उलैया, सुरजापुरी, शेरशाह आबादिया, ये सब जो कम्युनिटीज़ हैं ये पसमानदा और अशराफ के बीच की कम्युनिटीज़ हैं। मतलब ये ऑफिशियली पसमानदा है, बैकवर्ड है, यादवों और आपके कुर्मियों की तरफ एक्चुअली फॉरवर्ड है। तो ये जो है ये इनकी MIM की जो रीढ़ की हड्डी है सीमांचल में। अब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं डंके की चोट पे कि अब हम यूपी में भी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यूपी में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जो आपकी ये तुर्क हैं यहाँ के संभल के आसपास के, इसके अलावा इनको कोई सपोर्ट करता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह का कमाल दिखा नहीं पाए कभी असदुद्दीन ओवैसी। कुदरकी की सीट याद है आपको? वो तुर्कों के विद्रोह में भाजपा जीती थी। वो तुर्कों के खिलाफ जाके मुसलमानों ने वोट दिया था कि बहुत दिन तुर्कों ने राज कर लिया। यू रिमेंबर दैट? वर्सेस पठान, तुर्क वर्सेस पठान हो गया था। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं आज से नहीं, मैं आपके शो पे भी कई बार कह चुका हूं कि बिहार का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए सेमीफाइनल समझा जाए, क्योंकि हालात इतने ज्यादा सिमिलर हैं और डेमोग्राफी भी बहुत कुछ उससे मेल खाती है। तो इसके चलते अखिलेश यादव सीरियसली डिस्टर्ब्ड है। वैसे भी देखे ना, हारने वाले दल को जीतने वाले दल के पाले से कुछ वोट निकाल कर लाने पड़ते हैं। आपने ऐसा क्या किया है आपने निकालने के लिए? जो काम अखिलेश कर रहे थे वही काम तेजस्वी कर रहे थे। दोनों ही लोग मंदिर जा रहे थे और अपने समर्थकों से मंदिरों को गाली दिला रहे थे। अखिलेश यादव खुद गंगा नहा रहे थे और उनके सांसद विधायक कह रहे थे गंगा नहाओगे तो कोड़ हो जाएगा। खुद आप मंदिर जा रहे थे, आपके सांसद और आपके विधायक और आपके पदाधिकारी और आपके प्रवक्ता कह रहे थे, मंदिरों की निंदा कर रहे थे, सनातन पर हमला कर रहे थे। वो बागेश्वर बाबा पे हमला करते थे, ये यहाँ पे राम भद्राचार्य पे हमला कर रहे हैं। साधुओं पे हमला हो रहा है, मठों को मठाधीश बताया जा रहा है और उनको माफिया बताया जा रहा है। और दोनों ही जगह अभी तक क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों के प्रति मोह समाप्त नहीं हुआ। आप देखें कि जो भी व्यक्ति वहां पर लालू यादव से सिंबल लेने गया, उसने लालू यादव की पैरों में बैठकर फोटो खिंचाई। सिर्फ वो शहाबुद्दीन का लड़का उसामा साहब जब गया तो उसके साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने फोटो खिंचाई। जैसे वर्ल्ड कप जीत के आया उसके साथ फोटो खिंचाई जा रही है। उसामा के साथ ये बाप बेटे फोटो खिंचाने के लिए बेताब थे। तो अभी तक अपराधियों के प्रति आपका
लालू यादव घर से निकले पहली बार प्रचार करने तो रीतलाल यादव का जो जेल में बंद है। आप देखें ना, अपराध और अपराधियों के प्रति इन पार्टियों का मोह भी समाप्त नहीं हो रहा है। तो एक तरफ आपको ये पार्टियां हैं और दूसरी तरफ आपको नीतीश कुमार। देखिए, उन्होंने अनंत कुमार सिंह को टिकट दिया, लेकिन अनंत सिंह पे इल्जाम लगाया तो अपने कैंडिडेट को वोटिंग के 2 दिन पहले गिरफ्तार करा के जेल भेज दिया। ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि अपराध होता है, होता था, होता रहेगा। अंतर सिर्फ ये आता है कि मुख्यमंत्री और सरकार का रुख क्या है। मुख्यमंत्री ये कहता है कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, कि मुख्यमंत्री ये कहता है लड़कों से गलती हो जाती है। देयर लाइज द डिफरेंस, देयर लाइज द डिफरेंस। तो इस मतलब हालात इतने सिमिलर है कि अखिलेश यादव का चिंतित होना, परेशान होना बहुत जायज है। उधर भी जिस तरह के प्रवक्ता, जिस तरह और सोशल, भाई मैंने आज एक ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। लेकिन उसके बाद मुझे इतनी गालियां पड़ी, 2 गालियां पड़ी। एक तो ये पढ़ा कि आप इन्हें ज्ञान क्यों दे रहे हैं, और दूसरा ये गाली पड़ी कि आपको सीरियसली लगता है कि आपकी बात अखिलेश यादव सुनेंगे। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। मैंने लिखा है कि अखिलेश यादव यदि बिहार चुनाव से कुछ सबक लेने को तैयार हों तो सबसे पहले उन्हें अपना पूरा सोशल मीडिया सेल भंग कर देना चाहिए और नए प्रवक्ता तैयार करने चाहिए जो शिष्टाचार के दायरे में रहते हुए एक तार्किक बहस कर सके। लोगों ने कहा इम्पॉसिबल। दूसरा मैंने लिखा शिष्टाचार और हाँ, दूसरा मैंने लिखा कि इसके अलावा उन्हें अपने कैडर को काबू में करने का मुश्किल प्रयास करना होगा, जिनके बड़बोलेपन और उजड्डता से सामान्य जनमानस पार्टी से छिटक जाता है। लोगों ने कहा मोर इम्पॉसिबल। तीसरे मैंने कहा कि उनको भाजपा और योगी पर प्रहार करने के लिए सनातन को निशाना बनाना बंद करना चाहिए, कोई और तरीका निकालना चाहिए। लोगों ने कहा ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, उनको सनातन पे प्रहार करते ही रहना है। तो साहब, आप सनातन पर प्रहार भी करते रहेंगे, आप हिंदुओं को गाली भी देते रहेंगे और आप हिंदुओं के वोट भी मांगते रहेंगे। अब देखिए, सोशल मीडिया हैज चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा जो बदला है वो राजनीति का तरीका बदला है, लेकिन इन लोग अभी भी एक भूतकाल में रह रहे हैं। उसका क्या किया जाए? बाबा जी से पूछते हैं, साहब ये जो एक धारणा सभी ने बना रखी है, इजी वे आउट, कि साहब कि अगर मुसलमानों का वोट लेना है तो हिंदुओं की बुराई करो, मुसलमानों का वोट लेना है तो देवी देवताओं को गाली दो, मुसलमानों का वोट लेना है तो मनुस्मृति फाड़ो, मुसलमानों का वोट लेना है तो रामचरितमानस फाड़ो। ये जो पॉलिटिक्स हुई है, इसको लगता है कि 10 फीट गहरे दफनाया गया है बिहार में। तो अखिलेश यादव क्या सोचते हैं कि भाई वो बचे रहेंगे? म्यूट है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि अखिलेश यादव जैसे लीडर्स जो है ना, ये जो पुश्तैनी राजनेता हैं, सर एक तो इनके पास कोई रिसर्च टीम होती नहीं है, और ना ये रिसर्च टीम या पुराने लोगों को अपने से हटाते भी नहीं होंगे। सर मुझे ये डाटा वाटा निकालते होंगे कि भैया किसका कितना वोट मिला, क्या है, कैसे है, कौन सा वर्ग, कोई इनका। खैर, मैं आपको एक छोटा सा भी किस्सा बताता हूं। 2014 वाले लोकसभा चुनाव से पहले की बात है। मैं गाजीपुर से बनारस जा रहा था अपने घर से। सर मेन जीटी रोड पे जब मैं चढ़ा हूं एनएच पे, हर 100 मीटर पे एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगी हुई थी, जिसमें एक कोई युवा नेता हाथ जोड़ के ऐसे फोटो खिंचाता है, भवदीय संटू यादव, अगला पोस्टर भवदीय भंटू यादव, फलाने यादव, ढकाने यादव। सर गाजीपुर से बनारस तक कम से कम 100 बड़ी होर्डिंग लगी थी, सब पे कोई न कोई यादव विराजमान था। तो मैं गाड़ी से जा रहा था, मैंने वो सारे होर्डिंग देखे। मैंने कहा यार एक बात बताओ, इस होर्डिंग को देख के बाकी जातियों के लोग, आम आदमी क्या सोचता होगा कि यार हम लोग इस पार्टी में क्या कर रहे हैं, जब सारा कब्जा तो यादवों का ही है। अगर सर मैं होता ना अखिलेश यादव की जगह, तो मैं कहता है तुरंत सारी होर्डिंग उतरवाओ, और जो नई होर्डिंग लगेगी उसमें एक भी यादव नाम नहीं दिखना चाहिए, और सभी बिरादरी के लोगों से का आप रिप्रेजेंटेशन बाबा जी, अखिलेश ने अभी ये काम किया।
2024 में उसने सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया और 5 अपने परिवार से। अपने परिवार के बाहर उसने किसी यादव को टिकट ही नहीं दिया। उसका फायदा हुआ, लेकिन ये काम असेंबली में नहीं हो सकता। ये काम असेंबली में इसलिए नहीं हो सकता कि 50 यादव विधायक सिटिंग एमएलए है भाई, उनका टिकट काटेंगे आप। सर एक मिनट, टिकट बेशक दे दीजिए, समाज में दिखाई देता है कि ये यादवों की पार्टी है, समाज में ये दिखाई देता है, और इनके ऊपर एंटी हिंदू जैसे कांग्रेस के ऊपर लगा। कांग्रेस ने इस चीज को रियलाइज भी किया कि यार हम तो एंटी हिंदू पार्टी का ठप्पा लग गया हमारे पर। तभी वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व, जो धोती पहन के तिलक त्रिपुंड लगा के जो राहुल गांधी विभिन्न मंदिरों में जाने का जो वो प्रयास किया उन्होंने, और दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण बनने की कोशिश की, तो वो इमेज इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी। सर अखिलेश यादव ने ये इमेज तोड़ने की कोशिश कभी नहीं की, और इसका खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि बीजेपी ने एक एक करके सारे गैर यादव ओबीसी को अपने पाले में कर लिया। ये इको आने लग गया अचानक। हाँ, इको आ रहा है, अब ठीक हो गया भाई, हो गया, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। तो सर और देखिए, मैंने कहा ना बिहार में तेजस्वी के पास मुस्लिम और यादव के अलावा कोई तीसरा वोट बैंक रहा ही नहीं, और उनके पास कोई ऐसी नीति, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा प्लान था ही नहीं कि वो भाई आखिर बीजेपी और जदयू के वोटर जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, जैसा अनुपम भाई ने कहा, तो आप कैसे जीतेंगे। सर सेम यही प्रॉब्लम अखिलेश के सामने आने जा रही है 2027 में, और उनको गलतफहमी है कि हिंदुओं को गरियाने से मुसलमान वोट देगा। सर मुसलमान तो वैसे ही बेचारा टीना फैक्टर का मारा हुआ है, उसके पास तो कोई विकल्प ही नहीं, वो जाएगा कहां। कांग्रेस की झोली इतनी बड़ी है नहीं कि वो उसमें वोट डाल दे अपना, बहन जी पता नहीं क्या करेंगी। तो मुसलमान का वोट तो तुमको मिलना ही मिलना है, बशर्ते कि कोई ओवैसी वाकई आके, जैसे ओवैसी जो था वो कबूतरों के बीच में बिल्ली बन के आ गया। मैंने वो मेल्टडाउन में मैंने अभी एक वीडियो देखा है, मेल्टडाउन में कि एक मुसलमान जो है वो पानी पी पी के ओवैसी को गरिया रहा था कि इसने जो है 30 सीटों का नुकसान कर दिया। और अच्छा, बातें ओवैसी ने एकदम सही कही कि भैया 17% वाला क्या सिर्फ दरी बिछाएगा और 2% वाला मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और 8% वाला मुख्यमंत्री बनेगा। हम लोग दरी बिछाने के लिए है सर, ये बात तो वो यूपी में भी कहेगा। एमआईएम ने, एक मिनट में आपको बताता हूँ, एमआईएम ने 1.85% वोट लिया है जी, जबकि उसने कैंडिडेट केवल मेरे ख्याल से कोई 60 उतारे थे। अनुपम जी थोड़ा बगदाद की तरफ चले क्या? एक मिनट संजय सर, एक मिनट, जो बाबा जी जो एक बात कह रहे थे, बड़ी रिमार्केबल बात कह रहे थे, बड़ी रिमार्केबल बात कही बाबा जी ने। इतनी बात अगर इन लोग समझ ले तो भारत की राजनीति की दशा बदल जाए, दिशा बदल जाए। मैं आपको बताऊं, इतनी समझदारी की उम्मीद आप रख रहे हैं अखिलेश यादव से? नहीं, अब बाबा जी ने कह दिया, अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सुने मेरी बात, बहुत कमाल की बात है उनकी। पहली बात तो जहां तक ओवैसी का सवाल है, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विधायक उन सीटों की सूची जारी कर रहे हैं जहां पे उनका वोट कांग्रेस ने काट दिया, वरना वो जीत जाते। उल्टा कर रहे हैं, अब वो कांग्रेस को वोट कटवा बता रहे हैं। आप देखिए, दूसरी एक जो बड़ी बात बाबा जी ने बताई अभी, कि इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि मुसलमान की आपसे रिश्तेदारी नहीं है, वो आपको वोट दे रहा है टीना फैक्टर के चलते। उसको वो पॉजिटिव वोट नहीं है, नेगेटिव वोट है, भाजपा को हराने के लिए। अगर भाजपा को संजय दीक्षित साहब हरा रहे हैं तो संजय दीक्षित साहब को दे देगा, निर्दलीय को दे देगा। तो इसके लिए आपको हिंदुओं को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हिंदुओं को गाली देते हो, सनातन को गाली देते हो, रामचरितमानस फाड़ते हो, गंगा को गाली देते हो, मनुस्मृति को गाली देते हो, तो इससे आपका मुस्लिम वोट नहीं बढ़ेगा, हिंदू वोट कम हो जाएगा। ये बड़ी रिमार्केबल बात कही बाबा जी ने। इतनी सी बात अगर कांग्रेस, सपा, बसपा तमाम लोग समझ लें तो साहब इनके फॉर्च्यून्स बदल जाए, पर वो समझने को तैयार नहीं। थोड़ा बंगाल की तरफ चले। आपके ममता दीदी जो है वो पॉलिटिकली राहुल गांधी से और
यादव द्वय से तो अधिक समझदार हैं, वो क्या करेंगी? सवाल ये कि ममता जी क्या करेंगी, नहीं, सवाल होना चाहिए कि ममता जी क्या कर लेंगी। मैंने आप ही के चैनल पे कई बार कहा कि ममता बनर्जी को तय करना है कि एसआईआर वो कराएंगी कि राष्ट्रपति शासन में होगा। एसआईआर से उनका सारा गेम बिगड़ रहा है। अच्छा देखिए, अब तो डबल एसआईआर हो रही संजय सर। उधर वो आधार अथॉरिटी ने भी कह दिया कि 6 करोड़ फालतू फर्जी आधार कार्ड है और उसमें सबसे बड़ी संख्या में बंगाल में है, तो आपके आधार कार्ड भी कैंसिल होने जा रहे 6 करोड़। तो एक एसआईआर पहले हो रहा था, अभी तो डबल एसआईआर हो गया, डबल एनआरसी आ गया। आप देखें, जो आपके वोटर हैं वो घरों में ताला लगा के फरार हैं, उनको लग रहा है कि साहब वो बीएलओ आएगा पूछने तो पीछे पीछे पुलिस आ जाएगी। सब फर्जी वोटर। इसके लिए ममता जी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ममता दीदी ने ये कहा कि ये एसआईआर नहीं एनआरसी है। हाँ, उन्होंने डराया, डेफिनेटली उन्होंने डराया, इसीलिए सब फरार हैं, वरना भागने की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। वो यही कह सकते थे कि हमको साहब वोट ही नहीं देना चाहिए, हमें आपका फॉर्म नहीं भरना, पर नहीं, सब देखिए भगे हुए हैं बुरी तरह। तो माय पॉइंट इज कि ममता क्या करेंगी ज्यादा बड़ी बात है, ममता क्या कर लेंगी। एक्चुअली हम लोग के दिमाग में ये आता है ना कि कोई आदमी बहुत चुनाव जीत जाता है। अभी लालू यादव के लिए एक बड़ा, इसका सबसे स्टार्क एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, शरद पवार जिंदगी भर से चुनाव हार रहे हैं, लेकिन एक भौकाल बना हुआ है कि साहब बड़े भारी मराठा चाणक्य हैं, और देखिए इस चुनाव में वो अपने अपने कट टू साइज हो गए। इसी तरह ममता बनर्जी इतने चुनाव जीत चुकी हैं कि लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि शी विल टेक इट लाइंग डाउन। लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनका समय पूरा होने वाला है। इसलिए लोगों को लग रहा है ममता जो कर सकती है वो कर रही है, वो सड़क पे पैदल चल रही है, बीएलओ को धमका रही है, पब्लिक को धमका रही, यही कर सकती है वो यही कर रही है। लेकिन माहौल बदल गया साहब। ये एसआईआर इज गोइंग टू मेक अ डिसाइडिंग डिफरेंस। और फिर एक आप ही ने मुझे बताया था, और इसको मैंने कई जगह मेंशन भी किया, वो जो मथुआ कम्युनिटी के 1 करोड़ नए सिटीजन आप बता रहे हैं, अगर उस 1 करोड़ में 25 लाख भी वोटर निकल आए तो खेल बदल जाएगा। जी बाबा जी, आप क्या सोचते हैं बंगाल में क्या होगा? सर देखिए, बंगाल में एसआईआर होगा और डंके की चोट पे होगा, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वो जो भाग रहे हैं सब, उनको भागने की जरूरत नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वही अनुपम भाई ने कहा कि क्या है, वोट नहीं देंगे, नहीं भरा हमने फॉर्म, हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। पर अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको कोई भगाने नहीं जा रहा था बंगाल से। नंबर 1 सर, ये ममता जी से बहुत बड़ी चूक हो गई जब आपने इनको एनआरसी बता दिया। इनको डर ये है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा, या इनको जो बांग्लादेशी रोहिंग्या, इनको डर ये हो गया है सर कि कहीं हमको चिन्हित न कर लिया जाए कि ये हैं, और कल को भगाने पे जब अगर गवर्नमेंट आएगी तो हम इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। सर एक तो ये है। दूसरी बात है सर, मैं एक बात मानता हूं, देखिए बंगाल में मेरे जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि आज भी बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पे रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, और लोग वोट देने, जो भाजपा का वोटर है वो घर से वोट बूथ तक तो पहुंचना दूर की बात है, वोट देने घर से निकल ही नहीं सकता। अघोषित कर्फ्यू लगा देते हैं टीएमसी के मेंबर्स, टीएमसी के गुंडे। मैं हमेशा वो कल्याणी शहर वाला किस्सा बताता हूं कि कल्याणी शहर जो है वो उसकी, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का बसा हुआ है, तो उसमें जो लाइनें हैं, रोड्स हैं, सब 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। तो मेरे एक मित्र ने बताया कि वो जो 5वां चौराहा है वहां एक गुंडा सुबह 7 बजे कुर्सी डाल के बैठ जाता है और सिर्फ ऐसे बोलता है कोई नहीं निकलेगा। सर पूरा मोहल्ला वोट देने नहीं निकलता और वोट पड़ जाता है। सर जब तक ये गुंडागर्दी नहीं रुकेगी, एसआईआर से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% वोट कम हो जाएगा, परंतु जब तक बूथ कैप्चरिंग नहीं रुकेगी और जो टीएमसी के काडर की गुंडागर्दी है,
जब तक वो नहीं रुकेगी ममता को हराना असंभव है। संजय सर, बंगाल का ये हाल है कि यदि आप बंगाल के किसी गांव, मोहल्ले, शहर, कस्बे में रहते हैं, कलकत्ता, हावड़ा में रहते हैं, अगर आपको अपने घर का रेनोवेशन कराना है, आपको अपने घर के लिए टीवी खरीदना है, तो आप बाजार नहीं जाते हैं, आप टीएमसी ऑफिस जाते हैं। ये सुन के बहुत लोगों को आश्चर्य होता है कि बाबा जी क्या बोल रहे हैं। जी हां, आप बाजार डायरेक्ट जा नहीं सकते, आपको टीएमसी ऑफिस जाना है। टीएमसी ऑफिस आप बताएंगे कि मुझे टीवी खरीदना है, तो टीएमसी ऑफिस आपको एक पर्ची देगा, आपको उस दुकान पे जाना है और 10,000 का टीवी 13,000 में आपको खरीदना पड़ेगा और दुकानदार 3,000 रुपया टीएमसी ऑफिस को भिजवा देगा। उस 3,000 में से टीएमसी ऑफिस अपने पान पत्ते के लिए, जो कैरम क्लब चलता है लौंडों का और बुड्ढों का, वहां चेस क्लब चलता है, उस क्लब के खर्चे के लिए 500 रुपया रख लेगा। 2500 रुपया बाकायदा रसीद काट के बिल बुक में ऐड होगा, 2500 रुपया टीवी का फलनवा दुकान से आया। सर ये हालत है आज भी बंगाल में। आज भी बंगाल में ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पिछले 40 साल से कभी वोट नहीं दिया, देने नहीं पाए। सर इस गुंडागर्दी को जब तक समाप्त नहीं करेंगे, आप ममता को नहीं हरा सकते। जी इसमें ये जो टोलाबाजी की बात कर रहे हैं बाबा जी, मैं आपको बताऊं, नितिन गडकरी बहुत परेशान है। नितिन गडकरी इसलिए परेशान है कि नेशनल हाईवे की जो सड़कें बिहार बंगाल से गुजर रही हैं, उन नेशनल हाईवे की सड़कों पर ममता बनर्जी के गुंडे खड़े होकर टैक्स वसूल रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े अच्छे से वसूल रहे हैं। जो बंगाल की लोकल गाड़ी उनको निकल जाने देते हैं, और जो दूसरे स्टेट की गाड़ियां आ रही हैं उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। अच्छा देखिए, अभी मेरे पास 2 खबरें आई हैं, जरा इसको सुन लें। जो मैं अभी आपसे कह रहा था वो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली बात, मैंने आपको बोला, मैंने आज एक ट्वीट किया था कि रोहिणी यादव ने कहा है कि मैं अपने परिवार को डिसोन कर रही हूं, कि जैसा कि संजय यादव चाहते हैं और जैसा कि रमीश चाहते हैं। तो मैंने कहा संजय यादव को तो भाई हम सब समझे, पर ये रमीश कौन है? तो अभी ये सोशल मीडिया पर आया है कि रमीश कौन है, जो तेजस्वी यादव के राइट हैंड है। वो क्यों राइट हैंड है? क्योंकि वो रिजवान जहीर के दामाद हैं। ससुर जी भी जेल में बंद है और दामाद भी जेल से निकल के आया है, दोनों हत्या के आरोपी हैं। अब आप समझ लीजिए, वो उनके राइट हैंड है, ससुर दामाद दोनों राइट हैंड है। और दूसरे एक बड़ी दिलचस्प फिगर सामने आई है साहब, जरा ये भी देख ले। ये जो बाबा जी ये भी कह रहे थे यादवों के बारे में, उसमें बड़ी चस्पा बैठती है। महागठबंधन ने, तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने 66 यादवों को टिकट दिया था, जिसमें केवल 12 जीते यानी 18%, और एनडीए ने 23 यादवों को टिकट दिया था, जिसमें 15 जीते यानी 65%। 18% और 65% का यादवों को जीतने का प्रतिशत अलग अलग आया है। तो उसका क्रेडिट तो मोहन यादव ले रहे हैं ना। मोहन यादव उन जगह गए ही नहीं भाई, मोहन यादव उन जगह गए ही नहीं। मोहन यादव का क्या है कि मोहन यादव, अच्छा मोहन यादव की बात है कि आपको पता है मोहन यादव का ट्वीट कौन कर रहा है उनके फेवर में? जैकी यादव, अनिल यादव, क्रांति कुमार। कह तो रहा हूं। ये लीजिए, ओवैसी ने एक और नैले पे दहला चल दिया। अभी देख रहा हूं मैं, कह रहे हैं कि MIM is the only party that gave 900 names during the objection period to ECI that were later added by them. If Congress blames ECI for their defeat, nothing can be done. सारा का सारा नैरेटिव पंक्चर कर दिया। वैसी तो ये तक बता रहे हैं कि हमने बूथों पर अपने आदमी पैसे देकर बैठाए थे, जो तमाम नामों पे ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे, और इतने ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे कि आदमी वोट देने की जगह भाग जाता था। पैसे देके बैठाए थे, खुद ही कह रहा था। वो कह रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ने निकले हो तो राजनीति करो, घर बैठ के थोड़ी राजनीति करोगे। अच्छा ये भी देख लीजिए ना भाई, राजनीति एक फुल टाइम पेशा है, मतलब ये डिमांड्स टाइम। अगर अखिलेश यादव, अगर तेजस्वी यादव, अगर राहुल गांधी मोदी और शाह से नहीं सबक ले सकते, तो भैया अपने बुजुर्गों से ले लें। आपने लालू यादव को कितनी बार विदेश जाते देखा?
आपने मुलायम सिंह यादव को कितनी बार विदेश जाते देखा? आपने नीतीश कुमार या काशीराम को कितनी बार विदेश जाते देखा? पर इनको, अखिलेश और तेजस्वी को लगता है कि अगर राहुल यादव साल में 65 बार जा सकते हैं तो क्या साहब हम 5 बार भी नहीं जा सकते? हम तो जाएंगे। मतलब सब पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और पार्ट टाइम रिजल्ट आ रहे हैं, और क्या। और योगी आदित्यनाथ बिहार की 31 सीटों पर गए, उनमें से 28 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। और अखिलेश यादव 24 पे गए, उसमें 21 में जनता महागठबंधन हार गया। ये भी बताइए ना पूरी फिगर। आइए चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। नहीं सर, मैं एक बात बताऊं आपको, वो सबसे बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक की है अखिलेश यादव ने, खुद को बिहार इलेक्शन में एक्सपोज किया। उनको बिहार इलेक्शन में फॉर्मेलिटी के तौर पर रिश्तेदारी निभानी थी, तो एक आध कोई सभा, एक आध कोई रोड शो कर लेते, इससे ज्यादा एक्सपोज होने की जरूरत नहीं थी। आज उन्होंने ये सिद्ध किया कि उन्होंने पूरा जोर लगा लिया, क्या रिजल्ट आया? 0। इसका मतलब उनकी बात को भी बिहार के यादवों ने नहीं सुना। सर ये दिस विल बूमरैंग, आई एम टेलिंग यू, दिस विल बूमरैंग इन यूपी इलेक्शंस। और आज की तारीख में सर सबसे ज्यादा डरा हुआ कोई पॉलिटिशियन इस देश में है तो वो अखिलेश यादव है, क्योंकि उनके दोनों वोट बैंक में चर्निंग चल रही है। उन्होंने देखा कि यार यादव युवाओं ने वोट नहीं दिया बिहार में। सर बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास तो आज, पहले वोट सारा मिक्स हो जाता था जब बक्सा खुलता था, आजकल तो ईवीएम में एक एक वोट का पता लग जाता है। भाई यादव बहुल गांव है और उसमें कितना वोट मिला राजद को और कितना वोट मिला जदयू या बीजेपी को, ये तो एक एक गिनती हो जाता है। तो सर ये तो पोल खुल जाएगी कि यादवों ने वोट नहीं दिया। यादव ने वोट नहीं दिया, हो सकता है यूपी का भी, अगर बिहार के मुसलमान ने वोट नहीं दिया तो हो सकता है यूपी का भी न दे। सर ने कहा ही, अनुपम भैया ने, कि दोनों का पूरी की पूरी डेमोग्राफी, पूरी राजनीति एक है दोनों प्रदेशों की। इसलिए अखिलेश को एक तो बिहार में खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, एंड ही मस्ट नाउ चेंज हिज स्ट्रेटजी। अदरवाइज मैं आज बता रहा हूं आपको, हूबहू बिहार वाला रिजल्ट आएगा 2027 में यूपी में। और अखिलेश यादव 25 सीट जीते हैं ना, 243 का कितना परसेंट होता है? 25 सीट 10% हुआ ना। हाँ, एक सीट कम हो जाती तो एलओपी नहीं मिलता। सुनिए, 10% सीट आएगी सर 2027 में, मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको। 2027 में अखिलेश यादव 403 सीट है, 40 सीट जीतेंगे सर। नहीं 41 जीतेंगे ना, यहाँ भी तो 25 जीत गए ना, 24 से ऊपर। वही सर जी। नहीं, एक इसको मैं जरा वाइंड अप कर दूं। देखिए आप, अभी बहुत अच्छी, आज मैं बाबा जी की बातों से बहुत इंप्रेस हो रहा हूं। इन्होंने ना कहा तेजस्वी ने अपना ओवर एक्सपोजर किया। क्यों किया? अब आप इसे देखें, तेजस्वी यादव पप्पू यादव का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि उनको यादवों का सार्वभौम नेता होना है। तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि उनको युवाओं का टोटल नेता होना है। तेजस्वी यादव ओवैसी के विरोध क्यों करते हैं? उनको मुसलमानों का भी नेता होना है। तेजस्वी यादव तेज प्रताप का विरोध क्यों करते हैं? उनको परिवार का भी नेता होना है। तो उनको अखिल ब्रह्मांड नेता होना है ना, समझिए। यही प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में आ रही है। करेक्ट। तो आइए अब इसी नोट पे आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को, अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।